नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जनादेश 2024 को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और अगले 1 घंटे में हम लगातार चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनावों के आज नतीजे आ रहे हैं, हालांकि रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं और इन रुझानों में किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी पीछे जाती हुई नजर आती है, उस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस दौरान जुड़ेंगे अगले 1 घंटे में, तो लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त कुछ खास सुर्खियों पर। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। सिक्किम में सभी 32 सीटों पर और अरुणाचल प्रदेश में 50 सीटों के लिए हो रही है मतगणना। सिक्किम विधानसभा चुनाव के रुझानों में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा क्लीन स्वीप की ओर 32 सीटों में से 31 सीटों पर आगे चल रही है सत्तारूढ़ एसकेएम। विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट रुझानों में सिर्फ 1 सीट पर आगे। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा बम्पर बढ़त के साथ पहुंची बहुमत के पार। 60 सीटों में से 43 पर आगे भाजपा, तो वहीं एनपीईपी 8 सीटों पर आगे, तो कांग्रेस का रुझानों में खाता भी नहीं खुला। और जनादेश 2024 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रुझानों में प्रचंड बहुमत मिलती हुई इस वक्त नजर आ रही है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश की 60 में से 10 सीटों पर भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज करा चुकी है और अब उसके बाद में बची हुई 50 सीटों पर इस वक्त गिनती चल रही है। अरुणाचल में 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त इस वक्त बनाए हुए है। वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस का खाता तक अभी नहीं खुला है, जिसमें से आपको बता दें कि 60 में से 58 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और लेकिन अभी तक कांग्रेस का एक भी सीट पर खाता नहीं खुला है। भारतीय जनता पार्टी 43 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं एनपीईपी 6 सीटों पर आगे है और 9 सीटों पर अन्य भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए 31 सीटें पर जीत होना जरूरी है, जिसमें से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 43 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि अगर 10 सीटों की अगर हम बात करें 60 में से, तो 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही निर्विरोध अपनी जीत दर्ज करा चुकी है और अब जो गिनती है वो 50 सीटों पर चल रही है और उन 50 में से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए, यानी कि पूर्ण बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ ही रहा है। इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में गिनती चल रही है। हालांकि सभी को इंतजार इस वक्त 4 जून का भी है, क्योंकि जब आम चुनावों के नतीजे आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज की अगर हम बात करें तो इसे एक छोटा सा ट्रेलर भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो एग्जिट पोल हमारे सामने आए हैं, जो तमाम जो एग्जिट पोल जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से जो एग्जिट पोल आए हैं सामने, उसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ भी हमने देख रहे हैं। लगातार जो रुझान है, अब इंतजार है 4 जून का। और इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त कमल झुंझुनवाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और साथ ही रविशंकर रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि संपादक है दैनिक पूर्वोदय के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमल जी, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं, रुझान में अगर देखा जाए तो 60 में से 58 के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हालांकि इन 43 में से 10 पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। जैसे कि मैंने पहले भी दूरदर्शन के कार्यक्रम में कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो चुनाव है वह चुनाव एक तरफा चुनाव है जी। इसमें विरोध बोल के कोई चीज मुझे उस समय भी दिखाई नहीं दी और आज भी दिखाई नहीं दे रही है। और जो 43 सीट तो जीतने की संभावना है, मुझे लगता है ये 45 भी हो सकती है। और जो अपोजिशन में जो लोग अभी हैं, जैसे कि किरण रिजिजू जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक अपने इंटरव्यू में कहा था, उसमें भी बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की जिनको टिकट नहीं मिली थी वह जीत के आ रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से ये एक तरफा चुनाव है और इस चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही है। और ये चुनाव इस बात को दर्शाता है कि जो पहले नॉर्थ ईस्ट के अंदर छोटी छोटी
पार्टियां बनती थी और जी। उन पार्टियों को मिलकर तोड़कर नई सरकार बनती थी। अब ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अब लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और एक ही पार्टी को स्पष्ट बहुमत देते हैं, नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर एक स्पष्ट बहुमत अगर एक पार्टी को मिल रहा है, यानी कि जनता यही चाहती है कि स्पष्ट एक पार्टी आए लेकिन विकास का काम हो, उसमें कोई अड़ंगा ना डाले। हमारे साथ में रविशंकर जी भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। रविशंकर जी, अगर अरुणाचल प्रदेश के नतीजे आप देख रहे हैं तो ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है इस नतीजों को देखने के बाद में? नतीजा तो देखिए चुनाव के पहले ही स्पष्ट हो गया था, जब 10 उम्मीदवार भाजपा के बिना लड़े चुन लिए गए थे, अनापोज वो चुने थे। उसी से अरुणाचल प्रदेश का ट्रेंड दिख गया। कुल मिला के इस चुनाव में भी जो परिणाम आ रहे हैं अरुणाचल और सिक्किम के, ये चीजें स्पष्ट है कि इन दोनों राज्यों ने अपनी परंपरा का निर्वाह किया। अरुणाचल प्रदेश में खास करके वही पार्टी वहां सत्ता में लौटती है जो पार्टी केंद्र सरकार में रहती। लेकिन सिक्किम में क्या है कि वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा, भले ही वो क्षेत्रीय पार्टी पूरी तरह से राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है और उन्होंने राष्ट्रीयता को आत्मसात कर लिया है। अगर आप सिक्किम के देखें, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति होगी, यह थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी तक एक भी सीट पर कांग्रेस आगे बढ़ती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एनपीपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। कर्नाड शर्मा जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में ये पार्टी है और इस पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय में अपनी स्थिति को दर्ज किया है। हालांकि एनपीपी भी एनडीए का हिस्सा है, तो अब वो देखना होगा अरुणाचल प्रदेश में कि वो सरकार में शामिल होते हैं या अपोजिशन की भूमिका में होते हैं। लेकिन अरुणाचल क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ प्रदेश है, चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है, वहां पर एक मजबूत और स्थिर सरकार का होना देश के लिए भी बहुत जरूरी है। और भाजपा ने अपनी स्थिति को वहां पर बनाए रखा है। पेमा सिंह खांडू के नेतृत्व में लगातार वहां की सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, तो स्थिति वहां पर है। तो अरुणाचल का जो ट्रेंड है वो पहले से ही क्लियर था। अब यह है कि वो चीजें जो विकास की प्रक्रिया है और जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में ढांचागत विकास पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं, खास करके वोटिंग इलाकों में जिस तरह से सड़कों का निर्माण हुआ है, ईटानगर में ग्रीन फील्ड हो गया है, तो ये सारी चीजें भी वहां की जनता दिख रही है। तो निश्चित रूप से ट्रेंड उसी तरफ रुझान करना है। लेकिन कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी, उस कांग्रेस की जिसने कई वर्षों, कई दशक तक अरुणाचल प्रदेश में सरकार चलाई है, यह थोड़ा सा आश्चर्यजनक थी। बिल्कुल आश्चर्यजनक तो है ही। लेकिन अगर कमल जी अगर बात कर रहे हैं जैसे हम कांग्रेस की, तो ऐसे में 2014 के अगर हम नतीजों पर नजर डालते हैं तो उस दौरान 42 सीटें कांग्रेस को मिली थी। उसके बाद में ये सीटें 2019 में और घट गई। 2019 में सिर्फ 4 सीटें कांग्रेस के पास में बची और अब अगर 2024 की हम बात कर रहे हैं तो अब तो एक भी सीट नहीं बची है। यानी कि क्या कांग्रेस वहां से बिल्कुल ही साफ होती हुई नजर आ रही है? जो काम पहले कांग्रेस ने किए हैं उनका असर जनता के ऊपर बिल्कुल ना के बराबर है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार हर वक्त घटते चला गया, क्योंकि उनका जो डिलीवरी सिस्टम है, जो विकास का जो मॉडल था, जिसके अंदर जो विकास जनता तक पहुंचे, उसमें बहुत बड़ी कमी रही। दूसरी, उनके जो कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे वो शिफ्ट होते चले गए जी। और उसकी विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल में बहुत काम किया। उनकी लगभग 42 ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे सेवा भारती बोलिए या विद्या भारती बोलिए, जो इंडिपेंडेंट होते हुए भी राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है और उन्होंने गांव-गांव में जाकर लोगों के अंदर काम किया है। और इसके साथ सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाकी जो मीडिया है, उसके माध्यम से भी लोगों को जानकारी की जो पहले गैप था, इंफॉर्मेशन गैप थी, वो खत्म हुई है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन जो कनेक्टिविटी थी बहुत ही खराब थी, उसको इम्प्रूव किया गया है। और आप ये भी देखिए कि लगभग 65 टाइम्स प्रधानमंत्री जी आज नॉर्थ ईस्ट में आए, बिल्कुल अरुणाचल में गए, और उसकी वजह से क्या है कि लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको सपोर्ट करने से हमें डबल इंजन की सरकार का बेनिफिट मिलेगा। और डबल इंजन सरकार की से सबसे बड़ी
जो लोगों की सोच ये है कि पैसे अधिक आएंगे, पर मेरी सोच ये है पैसे से अधिक लोगों को टेक्निकल नो हाउ, कैसे डेवलपमेंट विकास किया जा सकता है उसकी जानकारी भी प्राप्त होती है। तो उससे क्या फायदा होता है कि विकास होता है। और आज देखिए जियोपॉलिटिकली अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है, चाइना से बॉर्डरिंग है, म्यांमार से बॉर्डरिंग है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वहाँ की बॉर्डर रोड सशक्त हो, जिसको सशक्त किया गया है। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ डेवलप किया गया है। और किरण रिजिजू जो वहाँ के मंत्री हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट भी है, उन्हें बहुत एक्टिवली और एग्रेसिवली हमने अरुणाचल में घूमते हुए काम करते हुए देखा है। तो निश्चित रूप से जब आप ग्राउंड में काम करेंगे, जनता के बीच में काम करेंगे, तो उसका फायदा पार्टी को मिलेगा। और कहीं ना कहीं वही फायदा इस वक्त मिलता हुआ नजर भी आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हमारी जो ये चर्चा है आप दोनों के साथ में लगातार जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच जनादेश 2024 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी हम बात करेंगे लगातार और चर्चा करेंगे इस वक्त सिक्किम विधानसभा चुनावों को लेकर जो रुझान आ रहे हैं उन पर, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश के भी रुझानों पर। एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जनादेश 2024 को लेकर कि जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनावों के इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की अगर हम खास तौर पर बात कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये रुझान नतीजों में बदलेंगे अब से कुछ ही देर में, उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। और इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में तमाम मेहमान भी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने, और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का क्लीन स्वीप इस वक्त देखने को मिल रहा है। प्रेम सिंह तमांग की अगुवाई में SKM को प्रचंड बहुमत कहीं ना कहीं मिलता हुआ सिक्किम के अंदर नजर आ रहा है। 32 सीटें हैं और 32 के 32 रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं। SDF रुझानों में सिर्फ एक सीट पर ही आगे चल रही है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो SKM इस वक्त 31 सीटों पर आगे चल रही है। एनडीए का घटक दल है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, और 31 सीटों पर वो आगे चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी और सिक्किम को लेकर भी। तो सिक्किम की अगर देखा जाए तो क्लीन स्वीप की ओर लगातार SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ये लगातार आगे बढ़ रहा है। और इससे पहले अगर इसके नतीजों पर हम बात करें तो 2019 में SKM 17 सीटें जीती थी और 2014 में कहीं नजर नहीं आई थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो 17 सीटों से आगे बढ़ते हुए अब SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पूर्ण बहुमत के साथ ही बल्कि क्लीन स्वीप करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए का घटक दल है SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। प्रेम सिंह तमांग की अगुवाई में SKM को प्रचंड बहुमत इस वक्त कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। 32 सीटें हैं और 32 सीटों में से 31 सीटों पर SKM इस वक्त आगे चल रही है। हमारे साथ में हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। कमल जी, ब्रेक से पहले हमने बात की थी अरुणाचल प्रदेश को लेकर, अब बात सिक्किम की कर रहे हैं। सिक्किम में भी कहीं ना कहीं 31 सीटें इस वक्त सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि पूरी तरह से जनता SKM के साथ है। क्लीन स्वीप SKM करती हुई नजर आई है। देखिए सिक्किम बहुत ही छोटा एक राज्य है जी, और वहाँ जो कंस्टिट्यूएंसीज होती है उसकी जो संख्या होती है 5000 6000 छोटी संख्या होती है। तो उस दृष्टिकोण से क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वह व्यक्तिगत रूप से हर कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वोटों का नाम उनको याद रहता है, उनको पहचानते हैं जी। तो वह जो मैन टू मैन कनेक्ट जिसको बोलते हैं वोटर के साथ, वह
चीफ मिनिस्टर का डायरेक्ट रहता है। कि जब पवन चामलिंग साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस समय मेरा एक मौका मिला था उनका इंटरव्यू करने का, तो उस समय मैंने देखा था कि किस तरह से वह लोगों के साथ कनेक्ट थे। पर चेंज तो होते हैं, तो चेंज के आधार पर, और चूंकि ये एनडीए का घटक है और लोगों को मन में विश्वास है कि इसमें और अधिक कार्य होंगे अपने। बिल्कुल। आज सिक्किम के अंदर बहुत बड़ी समस्या जो है वह लैंडस्लाइड्स की है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की है। ये बहुत बड़ी समस्या होकर रखी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे रास्ते कई दिन तक बंद हो जाते हैं, टूरिज्म का इनफ्लो बंद हो जाता है। तो उन सब चीज़ को देखते हुए क्या है, लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि ये जो पार्टी है यंग है। प्रेम सिंह जी काफ़ी यंग आदमी है और इनका काफ़ी कनेक्टिव लोगों के साथ कनेक्ट है इसके लिए, और बीजेपी की फ्रेंडली पार्टी है, तो उसका भी इनको कहीं ना कहीं फायदा मिलता नजर आ रहा है। और ये तो एक तरफा ही, जिस तरह अरुणाचल में लगभग एक तरफा इलेक्शन था, उसी तरह सिक्किम में तो क्लीन स्वीप है। ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को एक तरफा वोट मिला और वो एक तरफा ही सरकार भी बनाएंगे। ये व्यक्तिगत रूप से अपोजिशन का होना जब अच्छी बात है, पर जनता जनार्दन है और जनता जो फैसला करेगी वो सभी को मान्य है। बिल्कुल जनता, लेकिन कहीं ना कहीं अब अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जनता का फैसला हम सभी के सामने है, और ऐसे में नजर ये आ रहा है कि जनता ने एक तरफा बहुमत कहीं ना कहीं एसकेएम को इस वक्त दिया है। रविशंकर जी, अगर देखा जाए तो 2019 में एसकेएम को 17 सीटें मिली थी और अब कहीं ना कहीं ये सीटें बढ़ गई हैं और क्लीन स्वीप की ओर है, तो ऐसे में इसके पीछे क्या मुख्य वजह आपको नजर आती है? देखिए, एक तो इसमें मुख्य वजह है कि प्रेम सिंह तमांग का जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले 5 वर्षों में, वो बहुत ही अच्छा रहा है। और यही वजह है कि देखिए उनके सामने वाइकिंग भूटिया इतना पॉपुलर फुटबॉलर, वो सिर्फ सिक्किम ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट का फुटबॉल का उनको हीरो माना जाता है, पूरे देश के फुटबॉल का हीरो माना जाता है। जी रविशंकर जी, आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद वापस आते हो आपके पास में। प्रधानमंत्री आज 7 बैठकें करते हुए नजर आएंगे, इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विषयों पर समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे, जिसमें हीट वेव के हालातों की भी आज समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं पूर्वोत्तर में चक्रवात के बाद की स्थिति पर पूरी समीक्षा प्रधानमंत्री आज करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पर्यावरण दिवस को लेकर भी कहीं ना कहीं बैठक करेंगे। 100 दिन के एजेंडे पर भी आज बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हीट वेव की जो स्थिति इन दिनों चल रही है उस पर भी आज बैठक होनी है, समीक्षा बैठक होगी कि हीट वेव से कैसे लोगों को राहत मिल सकती है और किस तरीके से प्रशासन उसमें सहयोग करे जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। तो इसके साथ ही और भी तमाम कई अन्य विषय हैं जिन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पूर्वोत्तर में चक्रवात के बाद की स्थिति पर भी प्रधानमंत्री समीक्षा करेंगे। तो पूर्वोत्तर में जो चक्रवात आया उसके बाद में अब स्थिति क्या कुछ है, वहां पर प्रशासन किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है, सहायता पहुंचा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आज खुद अपनी नजर डालेंगे, चर्चा करेंगे, समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे, लोगों से रिपोर्ट लेंगे, जो अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री इसके अलावा साथ ही 100 दिन का जो एजेंडा है उस पर भी बैठक प्रधानमंत्री आज करेंगे। तो कई बैठकें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। हीट वेव जिससे इन दिनों अगर देखा जाए तो काफी परेशानी का सामना कई राज्य इन दिनों कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान और कई राज्य हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 बैठकें करेंगे जिसमें कई विषयों पर समीक्षा बैठक होगी। खासतौर पर पूर्वोत्तर में जो चक्रवात आया है उसको लेकर के समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री आज करते हुए नजर आएंगे कि वहां पर क्या कुछ अभी स्थिति है, लोगों तक किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है, वहां पर कितना नुकसान हुआ है, क्या स्थिति है, उसकी सारी जानकारी, सारी अपडेट्स आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। इससे पहले अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ध्यान साधना को लेकर के कन्याकुमारी भी पहुंचे थे और कन्याकुमारी में ध्यान साधना करते हुए नजर आए, लेकिन ध्यान साधना के बाद में कल वो वापस दिल्ली लौट आए हैं और दिल्ली आते ही अब आज 7 बैठकें प्रधानमंत्री करेंगे और उन 7 बैठकों में कई सारे विषय शामिल हैं, जिसमें एक मुख्य विषय है हीट वेव और पूर्वोत्तर में जो चक्रवात आया वो।
हीट वेव की अगर हम बात करें तो इस वक्त कई सारे राज्य ऐसे हैं जो हीट वेव और लू से परेशान है। लोगों को काफी परेशानियां इस वक्त हो रही हैं, लेकिन ऐसे में मौसम तो बदल ही रहा है, लेकिन लोगों को प्रशासन की तरफ से किस तरीके से राहत दी जा सकती है, अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति है कि अगर किसी भी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ती है तो अस्पताल वो पहुंचे, और प्रशासन किस तरीके से सहयोग कर रहा है लोगों के साथ में इस हीट वेव से निपटने के लिए, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 बैठकें करेंगे, जो कि सभी बैठकें काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें से 3 बैठक जो है वो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के तौर पर आप देख सकते हैं, और एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम लोग इकोनॉमी और इकोलॉजी को एक साथ लेकर के जाना चाहते हैं, तो उसी दिशा के अंदर आज की इस बैठक को आप देख सकते हैं। बेसिकली 7 बैठक होने जा रही है। 3 एनवायरमेंट रिलेटेड आप कह सकते हैं कि एक जो पोस्ट साइक्लोनिक इम्पैक्ट जो ईस्टर्न पार्ट में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आया है, उसमें इस समय पर किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग रहने जा रही है वो ये कि कैसे हीट वेव को लेकर के जो सेंटर और स्टेट है एक साथ आगे आ सके, और कैसे जो त्वरित कार्रवाई की जाती है उसको की जा सके, और हीट वेव से बचने के लिए कैसे अवेयरनेस को फैलाया जा सके। इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दी जाएगी। साथ ही एनवायरमेंट डे को कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा जो 5 जून को होने जा रहा है। और प्राइमरीली जो इकोनॉमी से रिलेटेड आप कह सकते हैं जो पहले 100 दिन का एजेंडा सरकार का क्या रह सकता है, जो मोदी गवर्नमेंट 3.0 की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे कि हाल में जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं उसमें जाहिर सी बात है सरकार को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। तो पहले 100 दिन के अंदर सरकार की प्राथमिकता क्या रह सकती है? ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी रैलियों में साफ तौर पर कहा है कि किसान, महिलाएं, युवा ये कैसे केंद्र में रहते हुए हमेशा से दिखाई दे हैं सरकार की नीतियों के अंदर। तो अगले 100 दिन के अंदर एक जो किसान है, महिलाएं हैं, युवा है, मिडिल क्लास वर्ग है, इनके लिए क्या कोई रणनीति तैयार होती है, उस बात पर एक तरह से इस बैठक का फोकस रह सकता है। तो आज बैक टू बैक 7 मीटिंग होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल रहेंगे, और जैसा कि हमने बताया कि एनवायरमेंट और इकोनॉमी दो पर केंद्रित होते हुए दिखाई देंगी बैठकें। जी अरुण, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री इससे पहले लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे, उसमें व्यस्त थे, और प्रचार जैसे ही खत्म होता है उसके बाद में 3 दिन के लिए वो साधना में लीन होते हैं, और साधना करने के बाद में अब सीधा जनता के मुद्दों पर लगातार वो बैठकें करते हुए आज से नजर आएंगे। यानी कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री एक्टिव मोड में है। जनता के जो मुद्दे हैं, जनता किन चीजों से परेशान है, क्या कुछ परेशानियां हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री एक बार फिर से जनता के बीच, कहा जा सकता है कि उनके मुद्दों के साथ। देखिए, प्रधानमंत्री ने लगभग 206 रैलीज करी, इलेक्शन रैलीज प्लस रोड शोज किए हैं, और इन तमाम रैलीज में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बात प्रोमिनेंटली कही अपनी ऑलमोस्ट हर रैली के अंदर, वो ये कहा है कि 24/7 और 2047। तो उस दिशा के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया कि 100 दिन का जो एजेंडा है इस पे काम किया जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें और आपको यहाँ ऐड कर दूं, प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा ऐलान भी किया था, आप कह सकते हैं, एक रोड मैप दिया था ड्यूरिंग इलेक्शन, ही आप कह सकते हैं कि इस बार का जो एजेंडा उनका होगा वो केवल 100 दिन का नहीं रहेगा, 125 दिन का रहेगा। इसमें जो बाकी के जो 25 दिन होंगे वो बेसिकली यंगस्टर्स पर केंद्रित रहते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 100 दिन का एजेंडा जरूर है, लेकिन जो बाकी के जो 25 दिन के 125 दिन की जो बात की जा रही है उन पर भी कहीं ना कहीं फोकस रहता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसको यंगस्टर्स को कहीं ना कहीं फोकस में रखा जाएगा। कैसे प्राइमरीली क्योंकि जीडीपी के आंकड़े बहुत ही एनकरेजिंग रहे, 8.2% के दिखा रहा है कि अब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोकस है कि हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़े, उस दिशा के अंदर कहीं ना कहीं सरकार काम करती हुई दिखाई देगी, और एक्शन मोड में एक तरह से इस समय पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जी अरुण, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने अपनी अधिकतर रैलियों में इस बात का भी जिक्र किया कि अगर वो एक बार फिर से सत्ता में आएंगे तो कई सारे बड़े अहम फैसले भी लिए जाएंगे। हालांकि अभी सिर्फ एग्जिट पोल सामने है, और सभी एग्जिट पोल में यही नजर आ रहा है कि एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है, और ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ चुके हैं। नतीजे आने से पहले ही अगले 100 दिन किस तरीके से कामकाज होगा, इसको लेकर बैठक है। बिल्कुल, और इसमें एक तरह से आपको याद होगा कि इलेक्शन में जाने से पहले ही
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी कहा था कि उन्होंने तमाम मंत्रालयों को कहा था कि अपनी अपनी रिपोर्ट दीजिए कि अगले 100 दिन में वो क्या क्या नया करेंगे, इनोवेटिव करेंगे और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि रिफॉर्म करके रखा जा सके। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जाहिर सी बात है इलेक्शन एक था जिसमें देश जो था इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गया था, लेकिन एक बात और है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका कॉन्फिडेंस पहले ही भरपूर था जिसमें वो मान के चल रहे थे कि मोदी 3.0 होने ही वाला है और एक तरह से अब उसी के लिए वो तरह से काम भी करते दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है जो एग्जिट पोल आया काफी कॉन्फिडेंस भी देता है गवर्नमेंट को और जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने अपने मंत्रालयों से रिपोर्ट पहले ही मांगी थी कि आखिर 100 दिन के अंदर क्या कुछ किया जाएगा और कई तरह फीडबैक लिए गए थे। तो उस आधार के ऊपर आप कह सकते हैं कि अगले 100 दिन का जो एजेंडा होगा काफी इंक्लूसिव इन नेचर रह सकता है। इकोनॉमी पर खास तौर पर तरजीह दी जाएगी, जाहिर सी बात मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, कैसे मैसिव इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के आया जा सके जिससे कि मैसिव रोजगार या फिर जॉब क्रिएशन किया जा सके, तो वो कहीं ना कहीं केंद्र में रहता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि पहले से ही उनकी जो नीतियों में एक तरह से किसान, महिलाएं, गरीब और युवा एक तरह से शामिल है और वही एक तरह से आपको लगता है इन 100 दिनों के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो एक तरह से इस पर बैठक कर रहे हैं एजेंडे को लेकर के, ये कहने के केंद्र में रहते हुए दिखाई देंगे और जाहिर सी बात है कैसे 24/7 फॉर 2047 जो लगातार कहते रहे हैं उसके लिए एक तरह से काम करते हुए आपको नजर आएंगे। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनाव प्रचार के बाद में एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और आज 7 बैठकें करेंगे। साथ ही जनादेश 2024 में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर के। 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आज आ रहे हैं तो इस पर चर्चा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। साथ ही हमारे साथ मेहमान जो है वो भी लगातार बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। कहीं मत जाइएगा क्योंकि चर्चा लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. दादू आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जनादेश 2024 को लेकर के कि आखिर किस तरीके से 2 राज्यों में इस वक्त नतीजे आ रहे हैं। रुझान अभी तक लगभग सामने आ चुके हैं जिसमें एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी कहीं ना कहीं आगे चल रहा है। एसकेएम जो है इस वक्त वो आगे चल रही है और इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे मेहमान भी इस वक्त लगातार बने हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। कमल झुंझुनवाला जी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही रविशंकर रवि जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमल जी, अगर देखा जाए तो अभी हमने एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को दिखाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और अभी नतीजे नहीं आए हैं आम चुनावों के, लेकिन उससे पहले ही अगले 100 दिन में किस तरीके से काम होगा उस पर वो बैठक करने जा रहे हैं आज। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वह आराम नहीं कर सकते और हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं जी। जो बड़े बड़े फैसले देश को करने थे, चाहे वो आर्टिकल 370 का हो या वो जीएसटी का हो या राम मंदिर का हो, वह सभी उन्होंने किए और मुझे लगता है कि आने वाले 100 दिनों के अंदर जी, जैसा कि उन्होंने चुनावी सभाओं में कहा था, बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे और जो कि देश को जरूरत है, चाहे वह यूनिफॉर्म सिविल लॉ की बात कर लीजिए या और कई बड़े बड़े फैसले हैं। पूर्वांचल में भी कई, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर भी कई फैसले लेने की आवश्यकता है जिससे कि जो नेशनल इंटीग्रेशन के दृष्टिकोण से जो होने चाहिए हो सकता है उन पर भी कुछ फैसले आए और वो जो देश को जो डेवलपमेंट की जो प्रतिक्रिया है
जी उसमें बहुत जबरदस्त रफ्तार से विकास के कार्य होंगे, क्योंकि आज जो देश के अंदर इतना अधिक मात्रा में डायरेक्ट गरीबों के पास जो फंड ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसके अंदर बिचौलियां नहीं है, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि बीजेपी की डिलीवरी सिस्टम बेटर है जी। वो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि जो पहले क्या था, पैसे सरकार देती थी वो इधर उधर हो जाते थे, अब वो पैसे डायरेक्ट उसे खाते में जाते हैं। तो हो सकता है उसमें भी कुछ इधर उधर हो जाए, पर अधिकतम मैक्सिमम पैसा उनके हाथ में आ जाता है। उसकी वजह से काफी डेवलपमेंट हुआ है, और चूंकि लोगों के पास पैसे हाथ में आ रहे हैं, उनकी इकोनॉमी की एम्पावरमेंट बढ़ रही है, लोग विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नेचुरली उनकी शक्ति बढ़ रही है। लोग, हर व्यक्ति विकास चाहता है, बिल्कुल, और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको स्वास्थ्य की सेवाएं मिले। जैसे आज आयुष्मान भारत है, उससे भी काफी लोगों को बेनिफिट मिला है, जबकि कुछ शिकायतें उसमें भी है, उसके उपरांत भी काफी लोगों को उसमें बेनिफिट मिला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में देश की जो आर्थिक स्थिति है वह बहुत अधिक मजबूत होने वाली है, और ये एकदम दिख रहा है। बिल्कुल, ये नजर भी आ रहा है। और साथ ही हमारे साथ में रविशंकर जी भी लगातार बने हुए हैं। रविशंकर जी, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में करीब 60 से ज्यादा जो यात्राएं हैं उनकी, वो पूर्वोत्तर के दौरे उनके रहे हैं, लेकिन उससे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता था। लेकिन पिछले 10 सालों में किस तरीके से विकास पूर्वोत्तर के राज्यों ने पकड़ी है। अगर हम बात सिक्किम की ही कर लें तो वहां पर भी किस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयरपोर्ट वहां पर बनाया गया, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो किस तरीके से रोड कनेक्टिविटी को वहां पर बढ़ावा दिया गया है ताकि लोगों को कहीं भी पहुंचने में आसानी हो सके। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में नजर आ रही है। देखिए, बात तो पहले भी की जाती थी पूर्वोत्तर की, लेकिन डिलीवरी नहीं होती थी, परफेक्शन नहीं दिखता था जी। अब देखिए, अरुणाचल में चुनाव हो रहा है और उस इलाके में भी काम हो रहा है। वो किबुकु वो चीन की सीमा से जुड़ा हुआ हमारी अंतिम चौकी है, और उसके पास जो अंतिम गांव है, उस गांव को वाइब्रेंट विलेज कहा गया, और उसे भारत का अंतिम गांव नहीं कहा गया। चीन से आने का प्रवेश द्वार उस गांव को बताया गया। और तो ये जो माइंडसेट है, ये जो मानसिकता है कि हम चीजों को देखते कैसे जी, वह बड़ी बात है। और जिस ढंग से डिलीवरी हो रही है नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में रेल पहुंचाने का, वहां की राजधानी गैंगटॉक तक काम 60% से ज्यादा हो गया है। पहाड़ों के अंदर टनल बनाकर वहां तक रेल पहुंचाने का काम हो रहा है। ये आसान काम नहीं। तो ये सब चीजें जो लोग देख रहे हैं, अब तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, वहां पर देखिए पूर्वोत्तर के लोग परफॉर्मेंस देखते हैं। वहां के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वहां की जनता की माइंडसेट क्या है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को एक समय देती है काम करने के लिए, जब उसको कोई बेहतर विकल्प दिखता है तभी वह मतदाता इधर उधर होते हैं। नहीं तो पवन सिंह चामलिंग 25 साल तक मुख्यमंत्री होने के बाद पिछले बार प्रेम सिंह तामांग आए और उन्होंने सिर्फ 17 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाई, और आज देखिए वो ऑलमोस्ट 31 सीट जीतने की स्थिति में जी। इसी तरह नरसिंह भंडारी ने दशकों तक सिक्किम में काम किया, लेकिन अब जो परफॉर्मेंस दिख रहा है पर्यटक के लिए भी जिस ढंग से वहां पर था, और इस बार केंद्र सरकार के बजट में पर्यटन के लिए विशेष योजना है जिसका लाभ भी वहां पर सिक्किम सरकार उठा रही है उन चीजों को। और एक चीज आपके माध्यम से एक और दर्शकों को बता दूं सिक्किम के बारे में, सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पर हर घर में बिजली है, हर जगह हर घर में जल पाइप है, वाटर सप्लाई स्कीम है। सिक्किम ऐसा राज्य है जो वहां पर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर बैन है, नहीं बिकती है। सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पर टोटल प्लास्टिक बैन है, आपको कागज के बोतल में पानी मिलेंगे। और इस तरह से सिक्किम ने कई चीजों को करके दिखाया है। सिक्किम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और उसमें केंद्र सरकार का जो सहयोग मिल रहा है उससे स्थिति दिख रही है। और खास करके देखिए, सिक्किम में इसलिए भी एक स्थिर सरकार की जरूरत है कि सिक्किम की सीमा 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ जुड़ी हुई है। चीन, भूटान और नेपाल की सीमा उससे जोड़ती है। बिल्कुल, इसलिए सिक्किम में एक मजबूत सरकार और एक डिलीवरी देने वाली सरकार की जरूरत है।
और देश के लिए ये जो चुनाव परिणाम है, चाहे वो अरुणाचल का हो, चाहे सिक्किम का हो, एक स्पष्ट पार्टी को, एक स्पष्ट सरकार, एक स्ट्रॉन्ग सरकार की जरूरत है और वहां के मतदाताओं ने यह करके दिखाया है। यह बिल्कुल पॉलिटिकल किसी भी भाजपा के लिए अच्छी खबर हो सकती है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के लिए अच्छी खबर होती है, लेकिन यह खबर देश के लिए भी बहुत अच्छी खबर। बिल्कुल, देश के लिए तो अच्छी खबर है ही, लेकिन साथ ही अगर बात हम कांग्रेस की कर रहे हैं तो कांग्रेस तो खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हो पाई है। ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो घटता जनाधार है उसे दर्शा रहा है। जनादेश 2024 में चर्चा का जो ये सिलसिला है वो हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त आप दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और जल्द हाजिर आते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जनादेश 2024 में सिक्किम की हम लगातार बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनावों के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसको लेकर, और साथ ही हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी। ब्रेक से पहले भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे। और अगर सिक्किम की हम बात करें तो सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का क्लीन स्वीप इस वक्त कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और प्रेम सिंह तमांग की अगुवाई में SKM को प्रचंड बहुमत कहीं ना कहीं इस वक्त मिलता हुआ नजर आ रहा है। SDF रुझानों में सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर आगे है। आपको बता दें कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो वो NDA का ही एक घटक दल है, यानी कि कुल मिलाकर इस वक्त NDA आगे चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश में अपनी पूरी तरह से भूमिका में नजर आ रही है। और अगर वहां की सीटों की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 60 में से 45 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि इसमें से 10 सीटों पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध अपना जो चुनाव है वो जीत चुके हैं, लेकिन बाकी सीटों पर, बाकी बची हुई जो 50 सीटें हैं उस पर अभी लगातार जो गिनती है वो चल रही है। ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में ईटानगर से दिनेश कुमार सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। दिनेश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्या नजर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश में? चलिए, हमारे साथ में भी दिनेश अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, हमारे सहयोगी। राजेश, सिक्किम की अगर हम बात करें तो SKM एक बार फिर से क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले 2019 में 17 सीटें थी और अब इस बार कहीं ना कहीं 31 सीटें, यानी कि एक तरह से माना जाए तो क्लीन स्वीप है SKM का। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है उसका एक क्लीन स्वीप वहां पर दिखाई पड़ रहा है और प्रचंड बहुमत की तरफ जो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा बढ़ रहा है। अमूमन ये देखा जाता है कृतिका की सत्ता में रहने के बाद कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ती है, लेकिन यह जो प्रो इनकम्बेंसी का जो एक ट्रेंड चला है 2014 से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार भारत में चल रही है, देश में चल रही है, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, जब उत्तर प्रदेश चुनाव को हम कवर कर रहे थे 2022 में, तो उस वक्त भी हमने देखा कि एंटी इनकम्बेंसी की बातें जो हैं वो सामने आ रही थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर विधायकों के विरोध के बावजूद उस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदला गया और जनता जो है, जनता ने उसको हाथों हाथ लिया। तो यह ट्रेंड जो 2014 से 2019 और फिर अब 24 में जो प्रो इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रहा है, यह हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत के लिए एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं कि अमूमन 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी ज़ोरदार तरीके से दिखाई पड़ती है, लेकिन देश के जो विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों में भी प्रो इनकम्बेंसी की खबरें जो हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। और आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में भी आपने कहा कि 10 सीटें जो है वो निर्विरोध जीत चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी, और 50 सीटों पर जहां काउंटिंग चल रही है वहां पर 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और
एक बड़ा जनादेश हम कह सकते हैं कि बीजेपी को मिलने जा रहा है। राजेश, अगर देखा जाए तो पीएस तमांग जो है वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए कहीं ना कहीं हमें नजर आएंगे सिक्किम के अंदर। इससे पहले अगर देखा जाए तो 2 बार दूसरे मुख्यमंत्री रहे और अब एक बार फिर से इन्हें दूसरी बार मौका मिल रहा है। अभी इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे तो हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सिक्किम के जो लोग हैं वो किसी एक पार्टी को ही चुनते हैं और एक पार्टी को पूरी तरीके से चुन करके उसको पूरा मौका देते हैं राज्य में विकास करने का, और अब यही मौका एसकेएम को मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये नॉर्थ ईस्ट का ट्रेंड इस तरीके का रहा है। कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर कि जो फ्रैक्चर मैंडेट की परंपरा पहले थी, लेकिन आप असम में भी देखें तो असम के चुनाव में भी क्लियर कट मेजोरिटी जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली। मिजोरम के चुनाव में भी चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, लेकिन क्लियर कट मेजोरिटी की जो प्रवृत्ति है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में दिखाई पड़ रही है। और पहले आपने देखा है कि देश में फ्रैक्चर मैंडेट का जो कल्चर था 90 के दशक में, उस जो उठापटक वाली सरकारें देश में रहीं और 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव के कार्यकाल को छोड़ा जाए तो फिर लगातार देश में फ्रैक्चर मैंडेट वाली सरकारें रही और विधानसभा चुनाव में भी यह ट्रेंड कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता रहा था। लेकिन अब जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां पर भी क्लियर कट मेजोरिटी वाली सरकारें बन रही है। यह डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा आयाम, बड़ा कड़ी जो है कड़ी साबित होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट देश का पहले पिछड़ा इलाका माना जाता था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में जब से केंद्र में सरकार बनी उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मुख्य धारा से जुड़ गया है। बिल्कुल मुख्य धारा से भी जुड़ा है और साथ ही अब जिस गांव को आखिरी गांव के नाम से जाना जाता था आज उसे पहले गांव के नाम से जाना जाता है। आपके पास वापस आऊंगी राजेश राज, हमारे साथ में मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमल जी, अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के नतीजे कहीं ना कहीं जो रुझान अभी सामने आए हैं उससे हम क्या ये माना जाए कि ये एक ट्रेलर है और अभी पूरी पिक्चर जो है वो परसों यानी कि 4 तारीख को सामने आएगी? निश्चित रूप से ये एक ट्रेलर है और इस ट्रेलर से हमें ये इस बात का और एग्जिट पोल से भी हमें पूरी तरह से संदेशा मिल रहा है कि आने नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे और जो उनका नारा था 400 पार, शायद उसके आसपास वह आ सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसका मुख्य कारण मुझे जो लगता है कि लोगों में विकास की प्रतिक्रिया, विकास लोग चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। बाकी जो बातें हैं जो अपोजिशन करती है, रूलिंग पार्टी भी इलेक्शन में करती है, वो इलेक्शन जीतने के लिए करना पड़े वो अलग बात है, पर हर आदमी के जहन में विकास, डेवलपमेंट एक प्रायोरिटी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात इस इलेक्शन में जो नजर आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी खाली ओनली हिंदी बेल्ट की पार्टी न होकर वह पूरे पैन इंडिया लेवल में उनको सभी सीटें मिलती नजर आ रही है। तो उससे उनकी जो छवि है राष्ट्र पार्टी की, जिसमें लोगों को काफी शिकायत थी कि आप दक्षिण में नहीं है, आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में तो वह पूरी तरह से आ चुके हैं, दक्षिण में भी इस बार उनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा ऐसा मुझे लगता है। तो इन सभी चीज का फायदा हमें देश के डेवलपमेंट में, देश की इकोनॉमी को और भी आगे बढ़ाने में, गरीबी को दूर करने में देश की जनता को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल जी। कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार अपना जनादेश घटा रही है और उसके लिए जैसे पहले भी किसी ने कहा था कि उनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है उनको सोचने की आवश्यकता है कि उनके अच्छे नेता उस पार्टी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं और वो लोगों को जोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, उनके ग्राउंड लेवल में क्या कमी है। बिल्कुल तो मुझे लगता है उनके जो पार्टी का जनाधार है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है वह खत्म होते जा रहा है। और अगर ऐसा होते चला गया तो जैसे कि एक मिनट और लूंगा आपका, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस कभी इतिहास बन जाएगा, तो मुझे लगता है हो सकता है वो इतिहास बन जाए आने वाले दिन। यानी कि अगर ये माना जाए कि कांग्रेस को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो सोचे और समझे कि आखिर कमी कहां रह गई है, क्यों जनाधार जो है वो लगातार घट रहा है। और सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव दोनों में ही जो जनाधार है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस का बहुत ज्यादा जरूरत है सोचने की। जनादेश 2024 में चर्चा का जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी है और आप दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, साथ ही राजेश आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर हम लगातार चर्चा करेंगे और बात करेंगे अब अरुणाचल प्रदेश को लेकर, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक।
You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जनादेश 2024 को लेकर, क्योंकि आज 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ब्रेक से पहले हमने बात करी सिक्किम राज्य को लेकर, और अब बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश को लेकर के कि वहां पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 45 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं, साथ ही राजेश राज भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो रविशंकर जी, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है, यानी कि वहां की जो जनता है वो भी चाह रही है कि केंद्र में जो पार्टी हो वही राज्य में भी हो, जिससे कि विकास जो है यानी कि डबल इंजन की सरकार चल सके और विकास दोगुनी गति से आगे बढ़ता रहे। कृतिका जी, अगर असम के अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखिए, जैसा आपने कहा कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है अरुणाचल में उसी पार्टी की सरकार होती है। जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी तो उस समय की पूरी सरकार जो है वो जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। पेमा खांडू भी पहले कांग्रेस में थे और उसके बाद उन्होंने अरुणाचल पीपुल्स पार्टी में पूरी पार्टी का विलय किया और बाद में पूरी पार्टी सारे मुख्यमंत्री समेत सारे विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के लोगों की यह है कि उनको केंद्र सरकार का समर्थन चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के जो मतदाता हैं वो बिल्कुल केंद्र सरकार के में जो सत्ताधारी दल है उनके साथ मिलकर चलते हैं। उसकी वजह भी है, अरुणाचल प्रदेश में अगर आप लोगों से मिलिए तो वहां के लोग बोलते हैं जय हिंद, जय हिंद में ही आपको जवाब देना है। बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश के लोग खुद मैंने अपने आप को पूरी तरह से राष्ट्रीय भारतीय महसूस करते हैं और अपने भारतीय होने पर गर्व करते हैं। इसीलिए जब सीमा पार से कुछ उल्टी पुल्टी बातें भी होती है तो उस पर रिएक्ट करते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोग। और इसलिए अरुणाचल प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उनके इलाके का कम से कम यातायात, वहां पर एक बड़ी समस्या थी, सुगम यातायात। अगर जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति बहुत ही खराब थी। लेकिन अब जिस तरह से सड़कों का निर्माण हुआ है, नई नई सड़कें बनी है, जहां तक पहुंचना मुश्किल था, सीमावर्ती इलाके लोग गांव छोड़कर चले आ रहे थे शहरों की तरफ, तो उन गांवों के पास सुविधाएं पहुंचाई गई ताकि सीमा पर ये दूसरे प्रहरी के रूप में गांव के लोग रह सकें। तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीयता की और राष्ट्रीयता की परंपरा रही है और वहां पर इस बार भी, लेकिन वहां पर से कांग्रेस गायब हो गई है। और दूसरी तरफ एनपीपी वो विपक्ष के रूप में बोलिए या एनडीए के घटक दल के रूप में बोलिए, एनपीपी को दोनों दलों, सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका का निर्वाह करना होगा। तो निश्चित रूप से इस तरह के ट्रेंड जो किस तरह के ट्रेंड अरुणाचल और सिक्किम में थे, उस परंपरा का निर्वाह इस चुनाव के परिणाम में दिख रहे हैं। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ में दिनेश, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से ही। दिनेश, अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लगभग 46 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि इनमें से 10 सीटों की अगर हम बात करें तो वो 10 सीटें ऐसी थी जिन पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, प्रत्याशी थे, वो अपनी जीत निर्विरोध दर्ज करा चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूरे राज्य में कब्जा और जनता ने पूर्ण बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी को? हाँ कृतिका, जैसे अभी जो चुनाव परिणाम जो आ रहे हैं तो करीब 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं जी। और यहाँ भाजपा जो है अपने बल पर सरकार बनाने के एकदम करीब है, मतलब बहुमत पाने के करीब है। और जो प्रमुख उम्मीदवार जो अरुणाचल प्रदेश में जो पीछे चल रहे हैं, जो कई मंत्री जो अरुणाचल प्रदेश में पीछे चल रहे हैं जी, उसमें शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर करीब 400 वोटों से पीछे चल रहे हैं याचुली विधानसभा क्षेत्र से। वहीं नाकप नालो जो है अपने विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता उससे जो है करीब 300 वोटों से आगे चल रहे हैं। नाचो जो विधानसभा क्षेत्र वो चीन के एकदम करीब है, बॉर्डर पे पड़ता है जी। वहीं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो आलो लिबांग जो अरुणाचल के हैं
वो पीछे चल रहे हैं, कम वोटों से, मार्जिन बहुत कम है, 100 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और कामलुंग मोसांग जो है फूड और सप्लाई मिनिस्टर थे, वो करीब 50 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और वांकी लोवांग भी पीछे चल रहे हैं। और हांचुंग नंदम जो यहाँ के जो RWD मिनिस्टर थे, वो करीब 1400 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो म्यांमार बॉर्डर के करीब पड़ता है। वहीं जो पूर्व कांग्रेस के जो मंत्री थे, जो अभी हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे, निनोंग इरिंग जो है आगे चल रहे हैं पासीघाट वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से। वहीं वांगलिंग लोवांगडोंग, वो भी कांग्रेस से आकर इस बार भाजपा में शामिल हुए थे, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो भी करीब 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं लंबू तायंग जो यहाँ के दिग्गज नेता हैं, वो मेबो विधानसभा क्षेत्र से 300 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगर बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, वो भी चीन बॉर्डर के करीब है, पासांग दोरजी सोना, वो करीब 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं विधानसभा के जो उपाध्यक्ष जो अरुणाचल विधानसभा के तेसाम पोंगते, वो 1600 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश के दिग्गज नेता जो 24 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के, वो अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी से नारी कोयू विधानसभा क्षेत्र से 1100 वोटों से पीछे चल रहे हैं कृतिका। वहीं पासीघाट जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी अरुणाचल में 2 ही है, एक ईटानगर है, एक पासीघाट। वहां बहुत टफ फाइट देखने को मिल रही है। और वहां जो भाजपा उम्मीदवार है और उनके और एनपीपी के बीच में बहुत क्लोज मार्जिन से चल रहा है, कभी 100 वोटों से आगे पीछे का मामला चल रहा है। वहीं एक विधानसभा क्षेत्र से जो तेजू से पूर्व मंत्री मोहेश चाई जो है करीब 1300 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से भाजपा के कई जो दिग्गज आगे चल रहे हैं और कई दिग्गज पीछे भी चल रहे हैं। इस तरह से जो नए जो उम्मीदवार हैं जिनको इस बार टिकट दिया गया था, उनका जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, वो उसमें ज्यादातर जीत रहे हैं। ठीक है। और जी ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। आप लगातार उस पर नजर अपनी बनाए रखिएगा और साथ ही आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब समय पूरा हो चुका है और मेरे पास समय अभी आगे नहीं है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जनादेश 2024 में आज हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश और साथ ही सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं एसकेएम जिस तरीके से आगे चल रहा है उसके पीछे क्या कुछ वजह है, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब आगे चल रही है तो उसके पीछे क्या वजह है, और कांग्रेस जिसका जनाधार लगातार घट रहा है उसके पीछे क्या वजह है, इन तमाम चीजों को लेकर आज हमने चर्चा की। इसी के साथ फिलहाल जनादेश 2024 में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए खबरों का आगे का सिलसिला सहयोगी आंचल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।